हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा चैनल पर। ठीक तो फ्रेंड्स, अभी अपन ने जो पिछला वीडियो था हमारा ऑप्टिक्स का, प्रकाश का, तो प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। ठीक, अब उसके आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि प्रकाश के जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, प्रकाश का परावर्तन, वो पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। अब हम आज का जो आपका अगला टॉपिक है, हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक, और उसके तो थोड़े बहुत दर्पणों के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, और जो आपका वक्रता केंद्र होता है, फोकस दूरी होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको पूरा आंतरिक परावर्तन के बारे में, आवर्धन क्षमता के बारे में और आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिस प्रकार आपका पूरा लाइट का चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक, तो मित्रों हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो क्या है आपका प्रकाश का अपवर्तन? तो देखो, परावर्तन में क्या होता था कि कोई प्रकाश की किरण आती थी और किसी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। लेकिन अपवर्तन में क्या है? अपवर्तन में जो किरण आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, वो वापस नहीं जाकर तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक, तो जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने माध्यम से क्या होगी, थोड़ी सी विचलित होगी। क्या होगी? विचलित होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ठीक, देखो साथ में डायग्राम बना रहे हैं अपन, कोई क्या ले रहे हैं, एक माध्यम ए, मीडियम वन हो गया आपका, माध्यम एक हो गया, और दो डायग्राम देखेंगे हम। ठीक, एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, तो इसे माध्यम वन बोल देंगे, मीडियम। ठीक, माध्यम वन और माध्यम टू। ठीक, इसी प्रकार ये मीडियम वन हो जाएगा और ये मीडियम टू हो जाएगा। तो क्या है हमारे जो डेफिनेशन होगी, उससे डेफिनेशन क्या होगी आपकी? हाँ, तो जब कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक, आने वाली किरण कौन सी कहलाएगी? आपकी आपतित किरण। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है, ठीक, या तो पृष्ठ पर टकराती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित सी हो जाती है। अपने मार्ग से कैसी हो जाती है? विचलित सी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलेंगी आपकी मीडियम वन से, ठीक, और दूसरे माध्यम में जाने पर ये अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे? थोड़ी सी विचलित हो जाएंगी। जैसे एक किरण को जाना कैसा चाहिए था? ऐसा सीधा। ठीक, अब एक किरण सीधा ना जाकर या तो इस तरफ हट जाएगी या फिर इस तरफ हट जाएगी। ठीक, यानी अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। या तो देखो इसकी दो कंडीशन बनती हैं। ठीक, अब वो कंडीशन क्या क्या बनती हैं? अगर आपका पहला माध्यम वायु है, क्या है आपका पहला माध्यम? वायु, और दूसरा माध्यम आप मान लेंगे कांच है आपका या जल है। ठीक, तो जो वायु है वो आती है आपकी विरल माध्यम में। कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में। और सघन माध्यम में आता है कोई गाढ़ा सा पदार्थ, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, तो ये आपका क्या में आएगा? सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करे? सघन माध्यम में प्रवेश करे। ठीक, तो क्या होगा? जो आपकी जो प्रकाश की किरण है वो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो सबसे पहले हम अभिलंब ड्रॉ करें। अभिलंब क्या करते हैं हम? जो समतल दर्पण है, या सॉरी जो समतल दर्पण है, इस पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए हम रेखा खींचते हैं। ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई क्या खींचते हैं? एक रेखा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? हम अभिलंब। क्या नाम देते हैं? अभिलंब खींचते हैं। ठीक, तो जो कितने का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो यानी हमारी इसमें कंडीशन क्या होगी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और जो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? किरण झुक जाती है। ठीक, ये कब होगा? जब तो आपकी किरण कहां से जाए? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। और नंबर 2 कंडीशन क्या होगी? ये स्थिति आपकी एक है। ठीक,
स्थिति 1। और स्थिति 2 क्या होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल माध्यम समतल पृष्ठ पर टकराती है और अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, एक हम इसमें भी अभिलंब ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक। अभिलंब से जिसको जाना कैसा चाहिए था, ऐसा सीधा, ठीक, लेकिन ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। एक कब कंडीशन होगी, जब पहला माध्यम क्या हो आपका सघन हो और दूसरा माध्यम आपका कैसा हो, विरल हो, ठीक। सघन माध्यम में आप क्या कांच ले सकते हैं, ठीक, जल भी ले सकते हैं, और विरल माध्यम में आप क्या ले सकते हैं, वायु यानी एयर, ठीक। दोस्तों आपने प्रैक्टिकल किया होगा, एक बाल्टी में आप पानी लीजिए, ठीक, और आप कोई डंडे को उस पानी में डालिए, तो आपका जो डंडा है बाहर क्या है, आपका वायु है चारों तरफ, ठीक। और जो पानी के अंदर आपका डंडा जाएगा तो आपका डंडा सीधा नहीं दिखेगा, आपके लिए थोड़ा तिरछा सा नजर आएगा। वो किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है फ्रेंड्स, ठीक। तो जो आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन के पश्चात या तो अभिलंब के झुक जाती है अभिलंब से या अभिलंब के दूर हट जाती है, ठीक, तो इसे बोलते हैं हम अपवर्तित किरण, ठीक। इसे क्या नाम देते हैं हम, अपवर्तित किरण, ठीक। अब जो परावर्तन होता था उसमें क्या नाम देते थे, परावर्तित किरण, अब इसमें क्या नाम देंगे हम, अपवर्तित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण, ठीक। और जो आपकी अपवर्तन के पश्चात जो किरण निकलती है उसे बोलते हैं हम अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों तो यह चीज आपको समझ में आई होगी, इसे क्या बोलते हैं हम अभिलंब, ठीक, अभिलंब। इसमें दोनों कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, यानी फाइनली परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलती किसी समतल पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। हम इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब जैसे फ्रेंड्स आपके परावर्तन के 2 नियम थे, इसी प्रकार आपके अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो जानेंगे आपके अपवर्तन के कौन कौन से नियम है उनके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स देखें, तो सबसे पहले आपका पहला जो रूल है वो नियम क्या है, ठीक। तो पहला नियम क्या था आपका, उसमें था आपका आपतित किरण, परावर्तन में क्या था, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते थे। अब इसमें वही सेम रूल है, कैसा कि आपतित किरण, ठीक, जो आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये वाली किरण, ठीक, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक, ये वाले, और तथा खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कैसे एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में आपके स्थित होते हैं, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का पहला नियम। आपका सेकंड नियम क्या था, तो सेकंड नियम आपका बोलता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के बीच, ठीक, पहला माध्यम हो 2 माध्यम, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, जो आपका प्रकाश है वो एक ही रंग का हो, ठीक, प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए, ठीक। ये वाला जो आपका कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा, आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण, यानी आपतन कोण कीजिए, ठीक, आपतन कोण कीजिए यानी आई, ठीक, तथा अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, ठीक, इसे बोलते हैं हम आर, ठीक, और इसे क्या बोलते हैं हम आर। तो आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण की जया, ठीक। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियतांक। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये जया क्या है, तो जया होती है आपकी साइन, सर जया को क्या बोलते हैं हम, साइन बोलते हैं, ठीक। ये आपको सर पढ़ाएंगे आपके मैथ में, त्रिकोणमिति में आपको ये साइन कॉस टेन के बारे में सीखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक साइंस है, तो फिलहाल अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इतना जानेंगे कि जया का मतलब क्या होता है, साइन। अगर कोस जया लिखा होता तो कॉस होता, उसका मतलब क्या होता, कॉस होता, ठीक। तो जो हमने बताया कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई, ठीक, और बटे, ठीक, कौन अपवर्तन कोण किया जया यानी साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है।
अपनी टाइम को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हम क्या नाम देंगे, एन। ठीक, कुछ किताबों में आपको एन की जगह क्या लिखा हो सकता है, म्यू लिखा हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं। तो ये आपका अपवर्तन का दूसरा नियम था। ठीक, अब कभी कभी ऑप्शन में एक आध नंबर पूछ लेते हैं कि जो प्रकाश का जो अपवर्तन है इसके दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं। ठीक, तो जो इसका दूसरा नियम है इसे एक नाम से और जानते हैं हम, स्नेल का नियम। ठीक, तो जो आपका जो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है उस नियम नंबर 2 को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम जानेंगे कुछ दर्पणों के बारे में। ठीक, तो फ्रेंड अभी मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया। ठीक, तो हम आगे डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ठीक, अब काय के बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में जाने तो प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है। एक तो आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो आपको देखने से मतलब सुनने से पता चल रहा होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसमें जो किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हैं। ठीक, किरणें वो क्या मिलती हैं, वास्तव में रियल में मिलती हैं, और आभासी प्रतिबिंब में किरणें मिलती नहीं है लेकिन हम उसे मिलता हुआ प्रतीत करते हैं। क्या करते हैं, उसे प्रतीत करते हैं। ठीक, तो जो आपकी आभासी किरणें वो क्या होती हैं, समझेंगे। आभासी किरणें तो जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, ठीक, कोनो वस्तु आ रही, ठीक, तो जैसे मान लो जो दर्पण है, ठीक, और तो यहाँ से क्या हो रही है, आपकी किरणें आ रही हैं, लोग यहाँ से क्या आ रहे हैं, प्रकाश की किरणें। अब ये आपके दर्पण पर टकराएंगी और इनका क्या होगा, परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा, दो में से एक तो जरूर होगा। ठीक, लेकिन परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाए। कौन में हम समझ रहे हैं, आभासी में। अपसरित का मतलब होता है किरणें क्या हो जाएं, फैल जाएं। ठीक, तो जब किरणें क्या होती हैं, अपसरित हो जाती हैं या अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, ठीक, ज्यादातर सीधा बनता है। आभासी में जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक, और नंबर 2 जानेंगे अब आपका कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, ठीक, यहाँ पे कोई मैं अपन ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं वस्तु, यहाँ से प्रकाश किरणें चलेगी। ठीक, तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात ये किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, या एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, तो जी हाँ, हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। पर्दे पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं देख सकते। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो और जो आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये आपका उल्टा बनता है। ठीक, और सीधा बनता है। कभी कभी सीधा बनता है लेकिन ज्यादातर कंडीशनों में क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, जब इसकी कंडीशन आएगी तब हम आपको बताएंगे कि कैसे कब बनता है प्रतिबिंब। ठीक, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा आपके लिए। और इसमें जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक, तो समझेंगे अब गोलीय दर्पण के बारे में। अब किसके बारे में समझेंगे हम, गोलीय दर्पण। ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब समझेंगे गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। ठीक, आप देखेंगे तो समझेंगे गोलीय दर्पण क्या है। जब किसी चिकने पृष्ठ या तल पर पॉलिश करके उससे परावर्तित बनाया जाए। ठीक, जब कोई आपकी सतह है या चिकना जो पृष्ठ या तल है उसे हम क्या करें, पॉलिश करें और उसे परावर्तित बनाए। जैसे आपने घरों में जो आपने गिलास देखा होगा, कांच देखा होगा, वो होता है आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। ठीक, और तो समतल दर्पण क्या होता है एक्चुअल में,
समतल दर्पण के एक भाग पर पॉलिश की जाती है और एक भाग खाली छोड़ा जाता है जिसमें हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। आपने देखा होगा जो आपके घर शीशा रहता है उसमें एक तरफ तो कांच दिखता है और दूसरी तरफ क्या की जाती है, उस पर पॉलिश की जाती है। जो हम यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण में अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये आपका गिलास है, इतने दूर खड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक, तो कांच में भी उतने ही दूरी खड़ा दिखाई देगा, ठीक। जब वो पास आएगा तो कांच के जो कांच में भी हुआ व्यक्ति क्या आएगा, पास दिखाई देगा। जैसे मान लो आपकी ये 10 मान लो कितने 10 मीटर नहीं, 10 मीटर तो ज्यादा हो जाएगा, मान लो 2 मीटर दूरी पर खड़ा है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे भी कितने दूरी पर खड़ा होगा, 2 मीटर। तो अगर कुल दूरी पूछे तो कितने मीटर होगी, 4 मीटर होगी व्यक्ति की, ठीक। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, ठीक। और आपका दूसरा टाइप क्या होता है, गोलीय दर्पण। दूसरा दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में ही 2 प्रकार के दर्पण होते हैं जिसे आप ज्यादातर सुनते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक। तो एग्जाम में आपसे ज्यादातर इन्हीं के बारे में पूछता है, समतल के बारे में उतना नहीं पूछता, ठीक। तो गोलीय दर्पण क्या है, कांच के एक खोखले गोले का, एक जो कांच है उसके खोखले गोले को काटकर बनाया गया एक छोटा सा भाग, ठीक। एक कांच के गोले को काटकर बनाया गया एक छोटा सा भाग, और जिस पर या तो हम पॉलिश कर दें या चांदी की, अपन फिलहाल चांदी की तो नहीं कर सकते लेकिन बोलते हैं कलई करते हैं एक पृष्ठ पर, ठीक। तो वो जाके क्या बनेगा आपका, और गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण हमने बताया कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक, और एक आपका होता है उत्तल दर्पण। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल दर्पण में कहाँ पॉलिश होती है और उत्तल दर्पण में कहाँ पर पॉलिश होती है। तो ये बताइए आधा तार किस में है, आधा जो तार है वो किस में है, उत्तल में। उत्तल में तार ऐसा है ना, तो आपका उत्तल दर्पण कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक। और अवतल दर्पण कैसा होगा, ऐसा होगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, आधा तार उसी के लाइन उसी के हिसाब से आप उत्तल दर्पण को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, ठीक। जो चांदी की आप क्या कर सकते हैं, कलई करते हैं, पॉलिश करते हैं, वो कौन से दर्पण पे की जाती है, अवतल दर्पण पे, ठीक। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश की जाए, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश की जाए, वो कौन सा दर्पण होगा आपका, उत्तल दर्पण होगा। और समतल दर्पण तो हम जानते ही हैं, ठीक। कोई प्लेन कांच है उसके दूसरी तरफ क्या कर दीजिए, आप पॉलिश कर दीजिए, वो कौन सा दर्पण होगा आपका, प्लेन मिरर होगा, ठीक, समतल दर्पण। तो आइए जाने, अब इन दर्पण में फोकस भी होता है, ध्रुव भी होता है, वक्रता त्रिज्या भी होती है, इन चीजों के बारे में। तो जो आपका दर्पण है, ठीक, अवतल और उत्तल दर्पण है, इनमें जो यहाँ का जो मेन सेंटर है, यहाँ बीच वाले भाग को, यहाँ पे आपका क्या होता है, पोल। क्या होता है यहाँ पे, पोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक। और दर्पण से कुछ दूरी पर आपकी क्या रखी होती है, वस्तु रखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो जो अब अगर आपको दर्पण को आप पूरा बनाएंगे तो एक सर्किल टाइप का बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, ये सर्किल। और सर्किल में क्या होता है, एक केंद्र होता है, सर्किल में क्या होता है, केंद्र। तो इसमें भी एक केंद्र है जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसमें इसे क्या बोलते हैं हम, वक्रता केंद्र, ठीक। इसी प्रकार इसमें वक्रता केंद्र इस तरफ होगा कि उस तरफ होगा, तो और इसलिए बात है आपका जो सर्किल है वो इस तरफ बनेगा, यानी वक्रता केंद्र कहाँ होगा, उस तरफ होगा, ठीक। पोल तो हमेशा दर्पण के बीच में ही रहता है, ठीक। तो जानेंगे आपका जो ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी आपने मैथ में पढ़ा होगा कि वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती थी, तो इसमें भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, ठीक। तो वृत्त के केंद्र से, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आई होगी कि वक्रता त्रिज्या क्या है। इसी प्रकार आपका वक्रता केंद्र हमने बता दिया, वक्रता त्रिज्या बता दिया और दर्पण का ध्रुव बता दिया। अब समझेंगे मुख्य अक्ष क्या है। तो जो आपकी जो लाइन ड्रॉ की गई है ये वाली, यही आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है जो जा रही है, ठीक। अब मुख्य फोकस क्या है, फोकस जहाँ पे किसी एक चीज पर हम फोकस करते हैं, कहते नहीं कि आप पढ़ाई पर फोकस करोगे इस चीज पे, तो
गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक, वह आपका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो आपका देखो बहुत सारी कंडीशन बनती है फोकस की, कभी यहाँ पे आ जाता है फोकस, कभी यहाँ पे आ जाता है, तो कभी मतलब दो तीन टाइप्स हो सकता है। तो हम आपकी जब उसको कंडीशन बताएंगे कि जब वस्तु कहाँ पे अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, या फोकस पे रखी हो तो अनंत पे बनेगा, उसकी कंडीशन हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक। और आप फोकस दूरी के बारे में जानते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव, ठीक, P तथा आपके मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी को, अब इनमें एक रिलेशन होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, ठीक। आपका जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या बा फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है, फोकस दूरी में, ठीक। तो कैसा होता है? F बराबर ऋतु, याद कर सकते हैं आप, F बराबर ऋतु, ठीक, जिससे आप भूलेंगे नहीं, F बराबर ऋतु यानी R/2, ऐसा याद कर सकते, री और टू, ठीक, ऋतु। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते, वो क्या करते थे? R बराबर है बटन कर देते, अब ऋतु थोड़ी किसी का नाम रहता, सबका नाम क्या रहता है? ऋतु नाम रहता है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि F बराबर क्या होता है? ऋतु R/2, जहाँ पे आपका F क्या है? फोकस दूरी, और R क्या है? आपका वक्रता त्रिज्या है, ठीक। तो अभी हमने इनके बारे में इतनी सब जानकारी ली। अब जो अगला जो आपकी क्लास होगी उसमें हम थोड़े से आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, और आपको जो प्रकाश की जो प्रतिबिंब है उनके बारे में बताएंगे कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।